लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि किस किस टाइप के पॉलीमर्स होते हैं। अलग अलग बेसिस पे हमने उन पॉलीमर्स को क्लासिफाई किया था, जिसमें से लास्ट क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, यानी पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन कैसे हो रही है, वो मोनोमर्स किस तरीके से कंबाइन कर रहे हैं। उस बेसिस पे हमने दो पॉलीमर बताए थे, एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर। तो अब हम देखेंगे कि पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस होती कैसे एडिशन पॉलीमर बनता है, कैसे कंडेंसेशन पॉलीमर्स बनते हैं, यानी कि मोनोमर किस तरीके की रिएक्शन से वो गुजर के पॉलीमर बनता है। तो उसमें पहला जो पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस है वो है एडिशन पॉलीमराइजेशन या फिर चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, क्योंकि इसमें चेन की तरह मोनोमर्स ऐड होते जाते हैं और पॉलीमर बनाते हैं। और क्योंकि इसमें एक एडिशन पॉलीमर बनता है, इसलिए इसको एडिशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। अब रिएक्शन पर डेफिनेशन पढ़ते हैं। It involves formation of reactive intermediate such as carbon free radical, a carbocation और a carbon ion. Okay. तो कार्बन फ्री रेडिकल क्या होता है? कार्बन एटम है, उसके ऊपर एक फ्री रेडिकल है, यानी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसे हम कार्बन फ्री रेडिकल कहते हैं। कार्बोकेटाइन क्या होता है? कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, उसे कार्बोकेटाइन कहते हैं। कार्बन आयन, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ये जो एडिशन पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस होती है, इसका अगर मैकेनिज्म देखें तो इसमें 3 इंटरमीडिएट बन सकते हैं, या तो फ्री रेडिकल बन सकता है, या कार्बोकेटाइन बन सकता है, या कार्बन आयन बन सकता है। और ये किस पे डिपेंड करता है? ये पूरा डिपेंड करता है कि वो मोनोमर का नेचर कैसा है, जो रिएक्टिंग स्पीशी है यानी जो मोनोमर है उसका नेचर कैसा है। वो आगे आपको पता चल जाएगा जब मैकेनिज्म में आएंगे। तो अब डेफिनेशन कंटिन्यू करते हैं। फॉर दिस पॉलीमराइजेशन मोनोमर्स यूज्ड आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। हमने पहले भी पढ़ चुके थे, एडिशन पॉलीमर्स जब हम बना रहे थे तो मोनोमर्स जो थे वो उनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना ज़रूरी है, यानी दे हैव टू बी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्टिव स्पीशीज इन्वॉल्व्ड, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन अकर्स बाय फॉलोइंग 3 मैकेनिज्म्स। ठीक है, रिएक्टिव स्पीशी मतलब मोनोमर, किस टाइप का मोनोमर है उस पर डिपेंड करता है कि फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन होगा, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन होगा, या एनायनिक पॉलीमराइजेशन होगा। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जो पॉलीथीन होता है उसमें जो ईथीन है वो एक ऐसा मोनोमर है जो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन देता है। जो पॉलीस्टाइरीन होता है उसमें जो स्टाइरीन है वो कैटायनिक पॉलीमराइजेशन देता है। पीवीसी या पीएएन पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड है, विनाइल क्लोराइड एनायनिक पॉलीमराइजेशन देता है। तो ये कुछ एग्जांपल है, पर हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देखने वाले हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में वही है। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देखते हैं। इसमें जो मोनोमर्स यूज होते हैं वो जनरली मोनो सब्सटीट्यूटेड एल्कीन्स होते हैं। अब इनका एल्कीन्स होने का मतलब फ्री रेडिकल एल्कीन्स ही ऐसे क्यों हैं जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देते हैं? इसका बहुत ही सिंपल से रीज़न है। एल्कीन्स होते क्या हैं? CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो जब ये एल्कीन्स रिएक्ट करेंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा। अब बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एक कम इलेक्ट्रो पॉजिटिव तो बॉन्ड ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर जाएगा, नहीं, दोनों सेम है। तो यहाँ होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, यानी कि जो बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, यानी कि फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, कार्बन फ्री रेडिकल का। तो अब ये फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन के लिए 2 चीज़ होना मस्ट है। पहली चीज़ है हीट और दूसरी चीज़ है कैटलिस्ट। अब वो कैटलिस्ट कौन से हैं ये हम पढ़ेंगे। बहुत परऑक्साइड, कोई भी परऑक्साइड कैटलिस्ट की तरह काम कर सकता है, या तो बेंजोइल परऑक्साइड हो, या हाइड्रोजन परऑक्साइड हो, या टर्शियरी ब्यूटाइल परऑक्साइड हो। तो इन 2 चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन के लिए। तो अब मैकेनिज्म देखते हैं। पहली स्टेप होती है इनिशिएशन स्टेप, यानी इसमें शुरुआत होती है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है? जो बेंजोइल परऑक्साइड है, ठीक है, ये बेंजोइल परऑक्साइड रिएक्शन में दिया है, तो इस पे पड़ती है हीट। ओके, यहाँ पे हीट पड़ेगी। तो हीट की वजह से क्या होगा? ये जो बॉन्ड दिख रहा है आपको ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में, इसमें होमोलिटिक क्लीवेज होगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। तो होमोलिटिक क्लीवेज होने की वजह से क्या होगा? फ्री रेडिकल बनेगा, यानी कि ये यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा। ओके, और वो भी कितने? 2 फ्री रेडिकल बनेंगे, 2 फ्री रेडिकल बनेंगे। फिर इसके बाद क्या होगा? ये जो बॉन्ड है यहाँ C6H5 और COO, इसके बीच में जो बॉन्ड है यहाँ पे फिर से होमोलिटिक क्लीवेज होगा। एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा
एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। तो इससे क्या होगा, कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल आ गया और ऑक्सीजन के ऊपर ऑलरेडी फ्री रेडिकल था, तो इनने मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया और जो C6H5 है उसके ऊपर फ्री रेडिकल आ गया। तो 2 मॉलिक्यूल C6H5 के रहे, 2 मॉलिक्यूल CO2 के रहे। अब क्या है, अब होगी चेन रिएक्शन स्टार्ट। ओके, अब होगा इनिशिएट। आप ये चीज़ हमेशा याद रख लो कि फ्री रेडिकल तभी बनता है या तो हीट किया जाए या तो HNu दिया जाए। ये हीट की जगह हम सनलाइट भी दे सकते थे, सनलाइट को HNu से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन दो चीज़ों से फ्री रेडिकल जो है रहता है वो बनता है, या फिर एक फ्री रेडिकल का एक मॉलिक्यूल पे अटैक करा दिया जाए तो भी फ्री रेडिकल बनेगा। तो यहाँ यही होने वाला है। ये जो हमारा डायग्राम में C6H5 फ्री रेडिकल बन चुका है, सेकेंड रिएक्शन पे आ गए हैं। तो जब ये इथीन मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा तो इथीन में फिर से होमोलिटिक क्लीवेज होगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा बॉन्ड का और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तो क्या होगा, फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो जो इस कार्बन पे फ्री रेडिकल बनेगा वो C6H5 के साथ बॉन्ड बना लेगा, दोनों फ्री रेडिकल मिलके एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, बॉन्ड बन जाएगा और इस CH2 पे फ्री रेडिकल आ जाएगा। तो ये फ्री रेडिकल अब जो बना है ये आगे फर्दर दूसरे इथीन मॉलिक्यूल पे अटैक करता जाएगा, चेन प्रोपोगेट होती जाएगी। ओके, तो ऐसे चेन प्रोपोगेट होती जाएगी। जो नया फ्री रेडिकल बना है, लास्ट रिएक्शन में हमने जो फ्री रेडिकल बनाया था वो दूसरे इथीन मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, दूसरे इथीन मॉलिक्यूल पे अटैक करने के बाद फिर फ्री रेडिकल बनेगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा, चेन लंबी होती जाएगी। तो ऐसे प्रोपोगेट होती जाएगी और बड़े फ्री रेडिकल्स बनते जाएंगे और बड़ी लंबी चेन बनती जाएगी। अब होगा टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है, दो फ्री रेडिकल आपस में, दो लंबी लंबी फ्री रेडिकल की चेन आपस में कंबाइन कर लेंगे, दोनों फ्री रेडिकल एक एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे, बॉन्ड बन जाएगा, उससे हमको एक इतना बड़ा पॉलीमर मिलेगा। ओके, तो अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट जो एडिशन पॉलीमर्स रहते हैं उनके एग्जांपल देखेंगे। पहला इम्पॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर है पॉलीथीन। पॉलीथीन दो टाइप की होती है, हमने पहले भी पढ़ा था, HDP LDP, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन। दोनों ही पॉलीथीन में जो मोनोमर है वो ईथीन है, जो पॉलीमर है वो पॉलीथीन है, लेकिन ये दोनों पॉलीथीन का बनने का जो प्रोसेस है यानी जो पॉलीमराइजेशन है वो अलग कंडीशंस पे होता है। कंडीशंस मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, ये दोनों के अलग होंगे। तो ये हम देखते हैं। पहले LDP पॉलीथीन देखेंगे। LDP पॉलीथीन, इट इज फ्लेक्सिबल, ट्रांसपेरेंट, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट हैज मॉडरेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, इट इज यूज्ड इन इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरिंग वायर PVC एंड मैन्युफैक्चर ऑफ स्क्वीज बॉटल्स, टॉयज एंड फ्लेक्सिबल पाइप। ये तो हमने इसके यूजेस देख लिए और इसकी प्रॉपर्टी देख ली। प्रॉपर्टी में ट्रांसपेरेंट है, फ्लेक्सिबल है, पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती है, और यूजेस देख लिए। अब ये रिएक्शन कैसे होती है, तो रिएक्शन में देखो, मोनोमर वही इथीन दिख रहा है, पॉलीमर भी वही पॉलीथीन दिख रहा है। अब इसमें जो कंडीशंस है वो अलग है। कंडीशंस क्या, टेम्परेचर 350 से 570 केल्विन होना चाहिए, प्रेशर 1000 टू 2000 ATM, दैट्स सच अ ह्यूज प्रेशर। हमारे एटमॉस्फेयर में अभी फिलहाल 1 ATM प्रेशर है, तो ये तो 1000 टाइम्स ज़्यादा या 2000 टाइम्स ज़्यादा हो गया। मतलब कितना ज़्यादा प्रेशर चाहिए LDP को बनाने के लिए। और कैटलिस्ट क्या होता है, ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन और पेरोक्साइड इनिशिएटर। इसका एग्जांपल है ऐसी ट्रांसपेरेंट बॉटल्स हो गई, पतले प्लास्टिक की बॉटल्स, पतले प्लास्टिक का कोई भी सामान, या पतली पॉलीथीन, ये सब इसके एग्जांपल है। अब HDP पढ़ते हैं। हाई डेंसिटी पॉलीथीन, इट हैज़ हाई डेंसिटी ड्यू टू क्लोज पैकिंग, ये हमने पढ़ा था जब हम क्लोज पैकिंग पढ़ रहे थे, लीनियर चेन की पैकिंग पढ़ रहे थे। इट इज़ मोर टफर एंड हार्डर, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग प्लास्टिक कंटेनर, बकेट्स, हाउसवेयर्स एंड बॉटल्स। अब इसका हम रिएक्शन देखेंगे। सेम मोनोमर, सेम पॉलीमर, पर कंडीशंस डिफरेंट। टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन प्रेशर में तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। हार्डली 6 से 7 ATM पे आप HDP बना सकते हो, जबकि HDP कितनी अच्छी प्रॉपर्टी वाली पॉलीथीन, और प्रेशर कितना कम लग रहा है उसमें। पूरा क्रेडिट जाता है जिगलर नाटा को। जिगलर नाटा एक साइंटिस्ट थे जिनको जिगलर नाटा कैटलिस्ट बनाने के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था, क्योंकि उनने इतना बड़ा काम किया। जो पॉलीथीन, कम प्रॉपर्टी वाली पॉलीथीन 1000 से 2000 ATM पे बन रही थी, वो पॉलीथीन उन्होंने 6 से 7 ATM पे बना दी। इतनी एनर्जी उनने जो कंजर्व करी, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। जिगलर नाटा कैटलिस्ट होता क्या है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट मिक्सचर है ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम का और टाइटेनियम क्लोराइड का। ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम क्या होता है, C2H5, 3 molecules of C2H5 aluminium, this is called triethyl aluminium, plus titanium, 4 molecules of chloride. So C2H5 whole thrice aluminium, triethyl aluminium and titanium chloride, ये होता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट।
एग्जाम्पल्स इसके, ये जितने भी मोटे प्लास्टिक वाली चीज़ें रहती हैं ये सब HDP पॉलीथीन के अंदर आती है। Then we will study next polymer which is polytetrafluoroethene, जिसको टेफ्लॉन भी कहते हैं। आपको सभी पॉलीमर में सिर्फ 3 चीज़ याद रखनी है। पहला, उस पॉलीमर का कॉमन नेम अगर हो तो, दूसरा उस पॉलीमर की रिएक्शन, तीसरा उस पॉलीमर के यूजेस। तो इस पॉलीमर का कॉमन नेम क्या है? टेफ्लॉन। फिर इसकी डेफिनेशन देखें तो इट इज़ केमिकली इनर्ट एंड रेजिस्टेंट टू अटैक बाय कोरोसिव रिएजेंट। यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग गैस्केट्स, हम देखेंगे क्या होते हैं वो, एंड ऑल्सो फॉर नॉन स्टिक सरफेस कोटेड यूटेंसिल्स। अब इसकी रिएक्शन देखते हैं। तो आपको रिएक्शन में 2-3 चीज़ याद रखनी रहती है। पहला, मोनोमर क्या यूज़ हुआ है। मोनोमर का नाम आपको पॉलीमर के नाम में ही दिख जाएगा। पॉली मतलब बहुत सारे, टेट्राफ्लोरोईथेन मतलब मोनोमर, टेट्राफ्लोरोईथेन मोनोमर है जो कि आपको यहाँ रिएक्शन में दिख रहा है। फिर आपको रिएक्शन में याद रखना पड़ेगा कि कैटलिस्ट क्या है और कंडीशन क्या है। तो यहाँ पे एक कैटलिस्ट यूज़ होता है जो कि यूजुअली परऑक्साइड्स ही होते हैं, और कंडीशन क्या है? हाई प्रेशर। तो और रिएक्शन मैकेनिज्म कौन सा फॉलो होगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होगा। बॉन्ड ब्रेक होगा, होमोलिटिक क्लीवेज, चेन बढ़ती जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। तो ऐसे टेफ्लॉन बनता है। ये गैस्केट्स होते हैं, गैस्केट्स इंजन में यूज़ होते हैं जिनके ऊपर ग्रीस लगी रहती है। फिर जो आपके यहाँ नॉन स्टिक पैन्स होते हैं जिन पे चीले बनते हैं और उत्तपम, ऑमलेट वगैरह जैसी चीज़ें बनती है ताकि वो चिपके ना, तो उनमें सब में टेफ्लॉन की कोटिंग होती है। नेक्स्ट पॉलीमर हम पढ़ते हैं पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, जिसको ऑरलॉन भी कहते हैं। ठीक है, फिर से इनमें 3 चीज़ देखेंगे। इसका कॉमन नेम क्या है? ऑरलॉन। अगर इसकी रिएक्शन की बात करें तो मोनोमर क्या यूज़ होगा? नाम में ही लिखा था, एक्राइलोनाइट्राइल मोनोमर यूज़ होगा। और ये कौन सा रिएक्शन देगा? ये देता है एनायनिक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। वहाँ भी मैंने एग्जाम्पल में लिखा था PAN। ठीक है, PAN यही है, ये एनायनिक रिएक्शन देता है। तो इसका पॉलीमराइजेशन पेरोक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कराएंगे, बॉन्ड टूटेगा। सिंपल सिंपल, सब में सिंपल ये होगा, जितने भी डबल बॉन्डेड है उनका बस बॉन्ड तोड़ के आजू बाजू ऐसे बॉन्ड लगा के आप ब्रैकेट क्लोज करके होल N लिख दो और वो पॉलीमर रेडी है। ओके, इसकी डेफिनेशन देखें तो इट इज़ यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर वूल। ये डेफिनेशन है, इसके यूजेस दिए हैं स्ट्रेट अवे। इट इज़ यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर वूल इन मेकिंग कमर्शियल फाइबर्स एज ऑरलॉन और एक्रिलिन, also used in making ultrafiltration membrane and hollow fibers for reverse osmosis। आप सभी के यहाँ पे फिल्टर होंगे, उस फिल्टर में जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन यूज़ होती है जो पानी को फिल्टर करती है, वो किसकी बनी होती है? ऑरलॉन की। फिर उसके बाद रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस आपने पढ़ी होगी। रिवर्स ऑस्मोसिस में भी एक मेम्ब्रेन यूज़ होती है, वो भी ऑरलॉन की बनी होती है। उसके अलावा जो वुल रहते हैं, वुल में ये ऑरलॉन को थोड़ा ऐड किया जाता है वुल की प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज़ करने के लिए। तो ये सब ऑरलॉन के यूजेस हैं। नेक्स्ट पॉलीमर है हमारा पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसके बारे में बहुत बार पढ़ चुके हैं। PVC क्या क्या यूजेस होते हैं इसके? रेनकोट बनाने के लिए यूज़ होता है, हैंडबैग्स बनाने के लिए यूज़ होता है, इलेक्ट्रिकल वायर को इंसुलेट करने के लिए यूज़ होता है ताकि हमें करंट ना लगे, और वाटर पाइप्स बनाने के लिए यूज़ होता है। इसका पॉलीमर क्या है? नाम में ही छुपा था, विनाइल क्लोराइड इसका पॉलीमर है। तो जब ये विनाइल क्लोराइड कुछ नहीं, इसका बॉन्ड तोड़ दो, आजू बाजू बॉन्ड लगाओ, होल N कर दो, ये आपका PVC पॉलीमर रेडी है। और इसके एग्जांपल्स हम डिस्कस कर चुके हैं, रेनकोट हो गया और हैंडबैग हो गए। तो दैट्स इट।